हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आपके एफए के स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस का आखिरी टॉपिक है। इसको नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम वाइंड अप करेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद और जो अपडेटेड वीडियोस हैं जो मैंने आपको बताया था पहले भी, वो हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। और हाँ, जो 20 मार्च को जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट वगैरह किए और कहा कि सर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं रहा। देखिए, ये जो मॉक रखा गया था इसका मेन पर्पज़ ये था कि आप खुद को एक आईने में देखें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आपको इसमें ये देखना है कि हमारी वीकनेसेस कहाँ है और उस पर आपने बहुत ज़्यादा काम करना है। हमारी स्ट्रेंथ्स कौन है उसको आपने पॉलिश करना है। क्लियर? ये चीज़ देखने के लिए ये मॉक रखा गया है। मगर अभी आप मिस्टेक्स करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अपने मिस्टेक्स से आपने सीखना है, अपनी गलतियों से सीखना है। गिव अप नहीं करना है। क्लियर? इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अगर आप अभी गिव अप करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो आपको यहाँ पे कामयाब कर सकता है। ये जस्ट स्टार्टअप है आपका। अभी आज के बाद 2 महीने के बाद जब आप खुद को देखोगे, यू विल रियली फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। क्लियर? और हाँ, मैंने आपको फिर ये चीज़ बार बार कही है कि अपनी गलतियों से आपने सीखना है। मैंने जो आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें इवन 8 भी अटेम्प्ट किए हैं। हालांकि उन्होंने अभी रिविजन्स वगैरह नहीं किए हैं। लेकिन गलती आप ये कर रहे हैं कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। यू नीड टू वर्क ऑन दिस। ठीक है? आपको ये देखना है कि वो ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी बड़े आसान से क्वेश्चन हो सकते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ लिया तो बस आप वहां पे अटक जाते हैं। ठीक है? अपने माइंड के जो हराइजन्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए, उन पे वर्क कीजिए आप। और हाँ, इस मॉक टेस्ट को आपने इस तरह से लेने हैं जैसे आप रियल एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। क्लियर? अपना जो रूम है उसको लॉक कर लीजिए, अपने आप को आप बिल्कुल अकेला कर लीजिए और अच्छी तरह से बैठ लीजिए जिस तरह आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। और यही फील दीजिए अपने आप को कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ हूँ। और ख़ास कर मैं ये बात आपको दोहराना चाहता हूँ, ये मॉक टेस्ट इसलिए रखे गए हैं ताकि आप अपने नेगेटिव्स को जो है उनको कम करें। आप नेगेटिव्स करते जा रहे हैं, 20 मार्क्स आप सही कर रहे हैं और आप 40 नेगेटिव कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? आप अफलातून है क्या कोई? यही गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में बाद में करते हैं। यू हैव टू डेफिनेटली वर्क ऑन योर नेगेटिव्स। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं समझ आता है, तो छोड़ दे उस क्वेश्चन को। क्लियर? लेकिन इस तरह से आप नेगेटिव्स करते रहेंगे तो और आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ने इवन 70 भी किए हैं, लेकिन उसके बाद नेगेटिव उन्होंने 140 किए हैं और 70 किए हैं। ठीक है? तो इससे उनका स्कोर जो है बहुत कम हो जाता है। आप देखें, जो क्वेश्चन आपको आता है अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़े, उसको समझे अच्छी तरह से, उसके बाद आंसर करें। अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो उसको छोड़ दें, क्योंकि ये आपने एक हैबिट बनाना है आज से ही। वरना एग्जाम में भी आप यही नेगेटिव्स करके अपना स्कोर जो है बहुत कम करवाते हैं। इस चीज़ पे आपने वर्क करना है। ठीक है? ये इस चीज़ के बारे में इसीलिए मैं बात करना चाहता था, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो आपने पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। और मैंने अपना 110% दिया है, ताकि आप तक हर वो चीज़ पहुंचा पहुंचा दूं जो आपको एग्जाम में ना ही नहीं। मैंने आपको बार बार कहा, अभी हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हो गया, हमने स्टैटिस्टिक्स वाइंड अप किया। नहीं, आप रिवीजन करते रहें। मैं आपके लिए अपडेटेड कुछ जो भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं आपको स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड, वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। क्लियर? कल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था, मैंने सेंसस आपको पढ़ाया था, हालांकि आपके जो स्टैटिस्टिक्स का सेंसस था उसमें आपको सिर्फ सेंसस के बारे में जानना था, क्या होता है सेंसस, ये मेथड है स्टैटिस्टिक्स में। और उसके फीचर्स और फंक्शंस दिए गए हैं सिलेबस में। फिर भी मैंने 2011 को जो सेंसस है उसको पढ़ाया, उसमें कुछ ट्रिक्स आपके लिए लेके आया। उसके लिए मेहनत लगती है। ठीक है? अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया, इसका मतलब ये नहीं है आप उस पॉइंट को नहीं देखेंगे। क्लियर? अगर मुझसे कोई पॉइंट रह भी गया है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये जनरल नॉलेज पोर्शन है, आप कहीं से भी वो पॉइंट देख सकते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्टुअल चीज़ जो है वो मुझसे छूट जाती, डेफिनेटली उसके लिए मैं न्यूमेरिकल्स लेके आता, उसके लिए मैं अपडेटेड लेक्चर लेके आता। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो आप खुद भी कहीं से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको खुद भी मेहनत करनी होगी। जहाँ आप घंटों आप सोशल मीडिया पे, इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे सर्फ करते हैं, वहाँ आप आधा घंटा इसके लिए भी रखें कि आप कुछ और चीज़ें देखें, करंट अफेयर्स के रिलेटेड। ठीक है? जनरल नॉलेज के रिलेटेड आप देखें।
उन पेजेस को फॉलो करें जहां से आपको जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्लियर? ये मेहनत आपने खुद भी करनी है। अब अगर आपने हमारे सहारे छोड़ दिया, ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको खुद मेहनत करनी होगी, हम खाली दिशा दिखा सकते हैं। बाकी आपने जो करना है, इनोवेटिव आपने खुद बनना है। ठीक है, ट्विस्टेड क्वेश्चन को खुद आपने सुलझाना है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने खुद इस पे काम करना होगा। क्लियर? बाकी अभी कुछ नहीं हुआ, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी कोई मसला नहीं है। अभी आपके पास पूरे 2 से ज़ायद महीने हैं अब आपके पास। अभी आपने सिलेबस थोड़ा कंप्लीट किया और जो सब्जेक्ट्स रहे हैं उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि साथ साथ आप सभी सब्जेक्ट्स को लेके जाएं। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स को बाद में पढ़ेंगे। नहीं, जब आप उन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ने लगेंगे तो पिछले वाले 3 सब्जेक्ट्स आप भूल जाओगे। इसीलिए आप अल्टरनेट डेज रख के सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलें आप। क्योंकि अगर कल को आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आप हर एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ जो है कुछ पोर्शंस का फुल स्कोर किया है मॉक्स में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट्स को लेके चलें आप साथ साथ। और हाँ, नेगेटिव्स पे बिल्कुल आपने काम करना है, नेगेटिव ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ये आपने आदत बनानी है। चलिए, बाकी अभी कुछ नहीं हुआ, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चैंप्स हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखना है। और जो आपको कहते हैं कि नहीं आपका स्कोर कम है, ये है, उन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मैंने आपको बार बार कहा, जो स्प्रेड कर रहे हैं नेगेटिविटी आपके लाइफ में, जो लोग आपको इस चीज़ से रोक रहे हैं या ये कह रहे हैं, कहकर आपको पीछे कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दीजिए। ठीक है, दे डोंट डिजर्व टू बी इन योर लाइफ। जो लोग लोग आपको पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लाए, आपको अच्छा करने के लिए आपको सलाह दे, आपको इनक्रेज करे चीज़ें करने के लिए, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ these critics। ठीक है, full of critics। you need someone who can encourage you at every step of your life। ठीक है, और उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। बाकी हो ना हो, मैं आपके साथ हूँ। बहरहाल, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे इमोशनल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, इसमें हम किसके रिलेटेड पढ़ते हैं? देखिए, वाइटल अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, लिटरल मीनिंग देखेंगे, तो वाइटल मीन्स अहम, इंपॉर्टेंट। और दुनिया में जिंदगी से बढ़कर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लाइफ से बढ़कर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सेहत से बढ़कर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो अगर हम लाइफ या इस सेहत के बारे में मेजरमेंट्स वगैरह करते हैं या इसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स, एज सिंपल एज इट इज। तो स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ वाइटल फैक्टर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के हेल्थ के रिलेटेड या उस कम्युनिटी के बढ़ावे के रिलेटेड अगर हम कोई मेजरमेंट्स करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, उससे हम कहते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? मैरिज कितने हुए हैं, कितने लोग मैरिड है, कितने अनमैरिड है, बर्थ्स कितने हुए हैं, डेथ्स कितने हुए हैं, सिकनेस अगर फैल रही है तो किस लेवल से फैल रही है। जैसे आपने देखा कोविड 19 का जो इन्फेक्शन था वो किस तरह से फैल गया, उसका अगर हमने मेजरमेंट वगैरह करना है तो उसको भी हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स में ही इंक्लूड करते हैं। इसी तरह माइग्रेशन वगैरह और भी बहुत सारे चीज़ें आते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे जानेंगे। देख लीजिए, टू इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट द हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स लाइक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट अगर हेल्थ रिलेटेड कोई स्कीम्स लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, ठीक, यहाँ अगर जैसे आप देखें गोल्डन कार्ड वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल में कोई इलाज के लिए जाना है तो गवर्नमेंट आपको जो है इसमें फंडिंग करती है, 5 लाख के आसपास आपको एक साल में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। ये सभी प्रोग्राम्स अगर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है, या इनको कभी कभी इवॉल्वेट करने की ज़रूरत है अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करती है। दूसरा, टू डिटरमाइन कम्युनिटी हेल्थ रिलेटेड इन्फेक्शंस एपिडेमिक्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस। अगर कम्युनिटी में कोई इन्फेक्शंस वगैरह हो रहे हैं या एपिडेमिक्स फैल रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स को। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स को, ताकि हम उसके लिए कोई सोल्यूशन लेके आएँ। क्या ये बीमारी हेरिडिटी में है या बीमारी इन्फेक्शन है, ये कॉन्टेजियस है, एक दूसरे को फैल रही है, उस चीज़ के रिलेटेड अगर हमें कभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट, टू यूज डेटा एज प्राइमरी रिसर्च टूल इन रिसर्च एक्टिविटीज। और अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोविड-19 पे ही रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे रिसर्च के लिए आपको डेटा की ज़रूरत है। वो डेटा, ठीक है, आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ही द्वारा मिलता है, या हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हैं, उनको ज़रूरत है, कोई स्कीम्स वगैरह उन्हें लॉन्च करने होंगे, तो उसके लिए भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जहन में ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, इसलिए इन चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी था। चलिए, तो ये क्या है वाइटल स्टैटिस्टिक्स? तो ये है ब्रांच ऑफ बायोमेट्री। ये बायोमेट्री, बायो मीन्स लाइफ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट है, लाइफ का मेजरमेंट, जैसे मैंने ऊपर कहा। दैट डील्स, बायोमेट्री का एक ब्रांच है दैट डील्स विद डेटा एंड लॉ ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड डेमोग्राफी, जिसमें हम उस डेटा के रिलेटेड काम करते हैं जो कुछ लॉज, ह्यूमन मोर्टेलिटी लॉज, यानी कि किस तरह से लोग जो है उनकी किसी समाज में डेथ रेट्स किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से कम हो रहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। मोर्टेलिटी उसी को कहते हैं, डेथ रेट को। मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी इन्फेक्शन किस तरह से फैल रहा है, सिकनेस किस तरह से फैल रही है, या किस तरह से कम हो रही है वैक्सीनेशन की वजह से, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मॉर्बिडिटी मीन्स, ठीक है, स्प्रेड ऑफ डिजीज। इसी तरह डेमोग्राफी के जो और एस्पेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड अगर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। देयरफॉर इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोमेट्री। क्लियर? चलिए, अच्छा, ये जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है इसके सोर्सेस कहाँ हैं? ये जो डेटा इसमें आता है, ये डेटा कहाँ से आता है? ठीक है, पहला सोर्स जो है सिविल रजिस्ट्रेशंस। कोई लोग किसी इवेंट वगैरह में जाते हैं या किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन बुक करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी सिविल रजिस्ट्रेशन होती है, या कोई और चीज़ के रिलेटेड हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे आपकी सिविल रजिस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ से जो डेटा मिलता है, इस डेटा को यूज़ किया जाता है एज वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, डेटा फॉर वाइटल स्टैटिस्टिक्स। दूसरा, नेशनल सर्वेस। जो नेशनल सर्वेस होते हैं जैसे सेंसस वगैरह होता है, उसमें भी जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको भी यूज़ किया जा सकता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ सर्विस जो होते हैं। गवर्नमेंट कुछ हेल्थ सर्विस कंडक्ट करवाते हैं, उसमें घर घर जाके जो न्यूमरेटर्स हैं वो उनसे पूछते हैं कि इस घर में कोई बीमार तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई बीमार है तो कोई फैटल डिजीज़ तो नहीं है, ये बीमारी जो है हेरिडिटी में तो नहीं है। ये सभी चीज़ें जो है ये हेल्थ सर्वेज में आते हैं और यहाँ से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम जहाँ पे अलग अलग जगहों पे इवेंट्स वगैरह में जाते हैं लोग, वहाँ पे वो रजिस्टर करवाते हैं। ये डेटा जो आता है, ठीक है, किसी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, इस डेटा को भी हम यूज़ कर सकते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अच्छा, हमने अब इसमें कुछ की टर्म्स पढ़ने हैं। पिछले लेक्चर में सेंसस में अगर मैं कुछ टर्म्स भूल गया तो मुझे पता था मुझे इनको कहाँ पे इंक्लूड करना है, इसलिए आप, ठीक है, आप थोड़ा सा सब्र रखें, ज़्यादा आप ना जो है ना जल्दबाजी ना करें, हर एक चीज़ आपको टाइम पे मिल जाएगी। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टर्म है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है पॉपुलेशन पर स्क्वायर एरिया और रीजन। ठीक है, किसी स्क्वायर एरिया में, क्लियर, उसमें कितनी पॉपुलेशन है, ज़्यादातर हम स्क्वायर किलोमीटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में एक एरिया है। स्क्वायर शेप मतलब यहाँ से भी 1 किलोमीटर, यहाँ से भी 1 किलोमीटर, यहाँ से भी 1 किलोमीटर, यहाँ से भी 1 किलोमीटर। स्क्वायर वो शेप होती है जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं। अगर हम एक एरिया लेंगे, इसका हर एक साइड जो है 1-1 किलोमीटर है, उससे हम कहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। इस स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन है उससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ्स, ठीक है, पर 1000 पीपल। हमारे पास एक एरिया में अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, उन 1000 लोगों में जनरली 1000 लोग, मेल फीमेल, ठीक है, बच्चे बूढ़े, सभी की जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल पॉपुलेशन वो 1000 है। ठीक है, इसीलिए इसको क्रूड कहते हैं। 1000 पॉपुलेशन है इस एरिया की और इसमें कितने बर्थ्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। इसमें हम औरतों को अलग नहीं करते हैं, इसमें हम मर्दों को अलग नहीं करते हैं, इसमें बच्चों और बूढ़ों को अलग नहीं किया जाता है, सभी को इंक्लूड करते हैं। जो ओवरऑल पॉपुलेशन है किसी एरिया की, अगर उनकी पॉपुलेशन 1000 है, उस 1000 में से कितने बर्थ्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्रूड बर्थ। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट क्या हुआ? नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल।
याद रखिएगा, इसीलिए इसको क्रूड कहते हैं। आगे हमने जब बर्थ रेट पढ़ना है उसमें हमने पढ़ना है स्पेसिफिक बर्थ रेट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट पढ़ना है हमने, उसमें हमने जनरल फर्टिलिटी रेट पढ़ना है, ठीक है, वो सभी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने ये टर्म याद रखनी है, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। इसी तरह क्रूड डेथ रेट होता है अगर किसी एरिया में 1000 लोग रह रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और औरतें सभी जो इसमें रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, इन 1000 लोगों में से कितने लोग एनुअली मर रहे हैं, जिनकी मौत होती है, उसको हम कहते हैं क्रूड डेथ रेट। क्लियर? क्रूड डेथ रेट वो डेथ रेट होती है जब 1000 लोग में से हम देखते हैं एक साल में कितने लोग की देहांत होती है, कितने लोग की मौत होती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज क्या होता है? नेचुरल इंक्रीज होता है क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। जो एवरेज चेंज आया इसमें, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट में जो चेंज आया, उस चेंज को हम नेचुरल इंक्रीज कहते हैं, ठीक है, कितने टाइम में? एक साल में। और इसको हम जनरली परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल इंक्रीज मीन्स क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट इन ए ईयर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंट्स। चलिए, ये डेफिनेशंस हैं, कुछ हो सकता है पूछे जाए एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास एक और टर्म जिससे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? हाउ लॉन्ग पीपल इन ए सर्टन कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू लिव। किसी कंट्री में लोग कितने देर तक जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है 60 या 65 तक यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन कुछ कंट्रीज है जैसे चाइना है, जापान है, वहाँ के लोग जो है बहुत बूढ़े होके उनकी देहांत होती है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। 80 साल के भी बूढ़े रहते हैं वहाँ पे, 100 साल के भी बूढ़े रहते हैं, तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंडिया में, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो कितने देर तक लोग जिंदा रहते हैं किसी कंट्री में, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट होता है वो रेट जिससे बोथ पेरेंट्स रिप्लेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक घर है उसमें 2 पेरेंट्स हैं, अगर उसमें 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, इनको हम कहते हैं ये रिप्लेस करेंगे अपने पेरेंट्स को, यानी कि इनके पेरेंट्स की वजह से जो पॉपुलेशन थी, अगर कल इनके पेरेंट्स जो है इस दुनिया से निकल गए तो इनको रिप्लेस करेंगे इनके बच्चे, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। क्लियर? चलिए, लेकिन इसको यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेट को आपने याद रखना है, बोथ पेरेंट्स को रिप्लेस करेंगे। आगे जब हम बर्थ रेट में पढ़ेंगे उसमें हम खाली मदर को जो रिप्लेस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए अलग टर्म है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेट में आपने याद रखना है बोथ पेरेंट्स को जो रिप्लेस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास एज डिपेंडेंसी। एज डिपेंडेंसी क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट डिपेंड ऑन इकोनॉमिक सपोर्ट। वो पॉपुलेशन की परसेंटेज जो इकोनॉमिक सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल पेंशन पे जो है, जो बुजुर्ग पेंशन पे हैं, ठीक है, जो जॉब वगैरह करते हैं लेकिन अब अभी वो काम नहीं कर पाते हैं, या जो काम नहीं भी करते हैं लेकिन गवर्नमेंट को उनको कुछ पेंशन देती है, ठीक है, ओल्ड एज फंड्स वगैरह जो मिलते हैं, तो वो जो है वो डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए। यहाँ जो बच्चे होते हैं जो स्कूल वगैरह जाते हैं, यंग जो जनरेशन है, उनको भी इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनको उसे हम कहते हैं, उस एज को हम कहते हैं एज डिपेंडेंसी। बच्चे और बुजुर्ग जो है वो डिपेंडेंट्स होते हैं अपने बच्चों पे या अपने पेरेंट्स पे। क्लियर? इसीलिए उसको हम, उस परसेंटेज को हम, जो लोग डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे, उसको हम कहते हैं एज डिपेंडेंसी। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट डिपेंड ऑन इकोनॉमिक सपोर्ट, जो किसी और पे डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए। अच्छा, एज डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है फिर? नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितनी है, डिपेंडेंट्स क्या होते हैं जो 0 to 14 के एज में होंगे या 65 प्लस होंगे, ठीक है, वही होते हैं यंग वंस और वही होते हैं एल्डरली वंस। यानी कि 0 to 14 जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं वो डिपेंडेंट्स है, और 65 प्लस जो होंगे वो भी बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर वो भी डिपेंडेंट्स बन जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है जिनकी एज 15 से 65 तक है, ठीक है, इनको हम कहते हैं वर्किंग, इनको हम कहते हैं नॉन वर्किंग। तो आप कह सकते हैं एज डिपेंडेंसी रेशियो इज नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। क्लियर? हमारे पास आता है अबॉर्शन रेशियो। अबॉर्शन रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ अबॉर्शंस पर 100 प्रेगनेंसीज, ठीक है, अगर किसी एरिया में 100 जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगे उसमें से कितने अबॉर्शंस होते हैं, उससे हम कहते हैं अबॉर्शन रेशियो। इसी के रिलेटेड और एक टर्म है, वो है अबॉर्शन रेट, यानी कि नंबर ऑफ अबॉर्शंस पर 1000 वुमेन।
पर 1000 वुमेन में से अगर 1000 वुमेन होगी किसी एरिया की पॉपुलेशन, इसमें 100 वुमेन्स है, उसमें से कितने अबॉर्शंस होते हैं, नंबर ऑफ अबॉर्शंस, ठीक है, पर 1000 वुमेन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अबॉर्शन रेट। लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल रखना होगा, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव एज इंडिया में मानी जाती है दैट इज़ 15 to 49, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इट इज़ 49। 15 to 49 की जो एज है, इसमें एक वुमेन जो है वो क्षमता रखती है बच्चा पैदा करने की, तो इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज की जो औरतें होंगी, अगर पर 1000 वुमेन में से हम देखेंगे कितने अबॉर्शंस होते हैं, उसको हम कहते हैं अबॉर्शन रेट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इमिग्रेशन रूल एंड एमिग्रेशन रूल, ठीक है। तो इमिग्रेशन रूल क्या रेट क्या होता है, अगर एक कंट्री से कुछ लोग जो है निकल जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं इस कंट्री से दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन, ई से इमिग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अगर किसी कंट्री की फॉर एग्जांपल हम मानते हैं एक उसकी पॉपुलेशन 1000 है, उस 1000 में से कितने लोग हर साल इमिग्रेशन करते हैं, यानी कि एक्सक्लूड हो जाते हैं, निकल जाते हैं उस कंट्री से, उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन रेट। नेक्स्ट है इसी इसी पे बेस इमिग्रेशन रेट। तो इमिग्रेशन रेट क्या होता है, किसी कंट्री में कितने लोग इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो 1000 पॉपुलेशन के कंट्री में अगर कुछ लोग आ जाते हैं, तो 1000 के पॉपुलेशन में कितने लोग हर साल आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, उससे हम कहते हैं इमिग्रेशन रेट, आई से इमिग्रेशन रेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट होता है ब्रांड रैन। ब्रांड रैन क्या होता है, ब्रांड रैन होता है इमिग्रेशन ऑफ हाईली ट्रेंड स्किल्ड पीपल फ्रॉम कंट्री। कभी कभी जो हाईली ट्रेंड साइंटिस्ट्स होते हैं, एजुकेशनिस्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, ताकि उनको वहाँ पे और ज़्यादा फ़ायदा हो, वहाँ पे अच्छी तरह से काम कर सकें, वहाँ पे उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, तो वो अपनी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में सेटल होते हैं, उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। लेकिन जब टॉप ट्रेंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स निकलते हैं किसी कंट्री से, उसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन, यानी कि ब्रेन ड्रेन यानी कि जो ब्रेनी लोग हैं, जो बड़े स्किल्ड लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो निकल जाते हैं तो ये उस कंट्री के लिए बड़ा टर्मोइल होता है, ठीक है, बड़ा नुकसान है उस कंट्री के लिए। अगर हम देखेंगे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे टॉप प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, वो यहाँ से निकल के कभी दूसरे यूएस वगैरह में सेटल हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, ठीक है। क्योंकि उनका उनका उनकी जो पढ़ाई, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म का, उनकी जो रिसर्च का फ़ायदा अपनी कंट्री को नहीं पहुंचता है, बल्कि दूसरी कंट्री को पहुंचता है, इसीलिए इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो कितनी इमिग्रेशन होती है हाईली ट्रेंड और स्किल्ड लोगों की, उसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिव लिटरेसी रेट। इफेक्टिव लिटरेसी रेट क्या होता है कि 7 साल या 7 साल से ज़्यादा जिन लोगों की एज होती है, 7 साल या 7 साल की एज जिन लोगों की होती है, अगर वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अगर वो पढ़े लिखे हैं, अगर हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन जो 7 साल से ज़्यादा है, टोटल पॉपुलेशन उन लोगों की जिनकी एज 7 साल से ज़्यादा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें बताता है इफेक्टिव लिटरेसी रेट। तो क्या होता है इफेक्टिव लिटरेसी रेट, नंबर ऑफ लिटरेट्स विथ एज मोर देन और इक्वल टू 7, ठीक है, टू द पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन, उसमें लिटरेट भी होंगे इलिटरेट भी होंगे, याद रखना, टू द पॉपुलेशन विथ एज मोर देन और इक्वल टू 7 ईयर इज एज। और कितने लोग हैं वो जिनकी एज 7 से ज़्यादा है, उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हमें बताता है इफेक्टिव लिटरेसी रेट कितनी है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन ए ईयर, कितने बच्चों की मौत होती है जो जब बच्चे की माँ की कोख से जन्म होती है, उसमें से कितने बच्चों की मौत होती है टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, और कितने बच्चे वो हैं जो जब माँ की जो कोख से जन्म लेते हैं तो वो जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, उनकी जो है नब्ज चलती है, उनको हम कहते हैं लाइव बर्थ्स। तो कितने बर्थ्स होते हैं डिवाइडेड बाय लाइफ, क्योंकि उसमें से कुछ जो हैं वो इन्फेंसी में ही मर जाते हैं कुछ बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो बच जाते हैं, जो बच जाते हैं उनको हम लाइव बर्थ्स कहते हैं। तो टोटल कितने इन्फेंट्स की डेथ होती है टू दी टोटल कितने लाइव बर्थ्स होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसी भी होती है जिनकी जो मृत्यु होती है माँ की कोख में ही होती है, उसको हम लाइव बर्थ नहीं कहते हैं, याद रखिएगा, लाइव बर्थ हम उसको कहते हैं जो जब माँ की कोख से जन्म लेते हैं, मैंने उनको बोला उनकी सांस चलती है, उनकी नब्ज चलती है, उनको हम लाइव बर्थ्स कहते हैं। तो यही पे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है
कि कितने इन्फेंट्स की डेथ होती है टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितने होते हैं और कितने बच्चों की जो लाइव बर्थ्स होती है उसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें बताता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये याद रखिएगा, इन टर्म्स में से कोई कोई भी टर्म पूछी जा सकती है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ अंडर 1 मंथ। ठीक है, वो बच्चे जो माँ की कोख से जन्म तो होती है, उनकी लाइव बर्थ्स तो होती हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर अगर मर जाते हैं, कितने लोग बच्चे हैं जिनकी डेथ होती है 1 महीने के अंदर अंदर बर्थ के बाद, टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, और कितने टोटल लाइव बर्थ्स होते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हमें बताता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक, फॉर एग्जांपल टोटल लाइव बर्थ्स जो हैं, वो बच्चे जिनकी लाइव बर्थ होती है वो फॉर एग्जांपल 100 है। ठीक है, उसमें से 1 महीने तक जो बच्चे जिनकी मौत होती है वो फॉर एग्जांपल 20 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1000 से, तो ये आपको बताता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्लियर? अच्छी तरह से इन टर्म्स को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट नियोनेटिस मोर्टेलिटी रेट। पोस्ट नियोनेटिस मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ बिटवीन 1st एंड 11th मंथ्स। 1 से 11वीं महीने तक अगर कुछ बच्चों की मौत होती है, टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, टोटल लाइव बर्थ्स कितनी होती हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000, उसको हम कहते हैं पोस्ट नियोनेटिस मोर्टेलिटी रेट। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल टोटल बर्थ्स जो होती हैं वो 200 होती हैं, 200 होती हैं टोटल लाइव बर्थ्स, और इसमें से वो बच्चे जिनकी 1 से 11 महीने तक उनकी डेथ हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल वो 30 है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये आपको बताता है पोस्ट नियोनेटिस मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अगर 1 महीने तक होगी तो उसको हम कहते हैं नियोनेटल, लेकिन अगर 1 महीने से 11वीं महीने तक होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट नियोनेटिस मोर्टेलिटी रेट। और ये जो पोस्ट नियोनेटिस मोर्टेलिटी रेट है ये बहुत कम होती है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होती है, इसमें ज़्यादा चांसेस है कि नियोनेटल डेथ्स के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, मोर्टेलिटी रेट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिलीवरी के समय जिन औरतों की जो है मृत्यु होती है उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी, हेल्थ केयर सिस्टम इतना अप टू डेट नहीं था, इस वजह से ज़्यादा जो डेथ्स होती थी मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट के जो जो रेट थी ये ज़्यादा थी। ठीक है, यानी कि जो डिलीवरी के समय जिनकी डेथ होती थी जिन औरतों की, तो वो ज़्यादा थी, अब वो बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, इससे भी कंट्री के डेवलपमेंट का पता चलता है। देख लीजिए, ये बड़ी ही दुखजनक बात होती है कि एक मदर की जब डेथ होती है, कहते हैं वो पूरे समाज की डेथ होती है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक शब्दों में लिखा है। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ ए मदर ड्यू टू मैटरनिटी। ठीक है, कितने जो औरतें हैं जिनकी डेथ होती है ड्यू टू मैटरनिटी की वजह से, बाकी और किसी डिजीज की वजह से नहीं, मैटरनिटी की वजह से कितनी औरतों की जो डेथ होती है टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, और कितने ऐसे बर्थ्स हैं जो लाइव बर्थ्स हैं यहाँ जहाँ पे माँ भी बिल्कुल सलामत रहती है और बच्चा भी बिल्कुल सलामत रहता है, उसको अगर हम 1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपके पास बनता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्लियर? तो क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? कितने नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं माओं के जब उनके बच्चे का जन्म होता है डिलीवरी के समय, टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, और टोटल लाइव बर्थ्स कितने होते हैं जहाँ पे बच्चा भी सलामत हो और माँ भी सलामत हो, उसको अगर हम 1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपको बताता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है। ठीक है, जितनी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगी इसका मतलब है हेल्थ केयर सिस्टम अप टू डेट है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्टिलिटी। क्या होता है फर्टिलिटी? फर्टिलिटी होता है नेचुरल कैपेसिटी टू गिव बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग। एक औरत को अल्लाह या आप जिस भी खुदा को मानते हैं, उसने एक औरत को एक क्षमता दी है, एक ताकत दी है कि वो एक बच्चे को पैदा कर सकती है। इस क्षमता को हम कहते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, क्लियर? तो ये कैपेसिटी जो ऊपर वाले ने बख्शी है एक औरत को कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसको हम कहते हैं, उस कैपेसिटी को, उस कैपेबिलिटी को, उस एबिलिटी को हम कहते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक टर्म जिसको हम कहते हैं फिकंडिटी। याद रखिए, फिकंडिटी क्या होता है? कैपेसिटी टू बियर हाउ मेनी चिल्ड्रन, यानी कि एक औरत अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में, यानी कि 15 टू 49 की एज में कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं एट मैक्स,
उसको हम कहते हैं फिकंडिटी। क्लियर? ये चीज़ें अलग अलग टर्म्स हैं। नेचुरल कैपेबिलिटी, किसी की औरत की ये क्षमता जो होती है जिससे वो बच्चे को जन्म दे सकती है, बच्चे को पैदा कर सकती है, उसको हम कहते हैं फर्टिलिटी। लेकिन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है एट मैक्स एक औरत, उसको हम कहते हैं फिकंडिटी। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्टिलिटी रेट। देख लीजिए, ये जो हमारे पास फर्टिलिटी रेट है, इसको कभी कभी हम नेटिलिटी रेट भी कहते हैं, या हम इसको बर्थ रेट कह सकते हैं। तीनों चीज़ें ऐसा है। इन चीज़ों को इन तीनों चीज़ों को याद रख लीजिए, फर्टिलिटी रेट या नेटिलिटी रेट या बर्थ रेट। क्या होता है फर्टिलिटी रेट या नेटिलिटी रेट या बर्थ रेट? चलिए हम जानते हैं। मेजर ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी स्पेसिफिक पीरियड में अगर बर्थ्स होते हैं तो उन बर्थ्स की वजह से कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं फर्टिलिटी रेट या नेटिलिटी रेट या बर्थ रेट। क्लियर? यानी कि एक साल में अगर हम देखेंगे किसी एरिया में बर्थ्स की वजह से कितना ग्रोथ आया पॉपुलेशन में, उसको हम कहते हैं फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पर 1000 वुमेन पर ईयर। ठीक है, पर 1000 वुमेन पर ईयर, यानी कि नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 वुमेन, सॉरी पर ईयर पर 1000 वुमेन। इस तरह से हम बर्थ रेट, आगे हमने बर्थ रेट के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। क्रूड बर्थ रेट पढ़ना है, हमने जनरल फर्टिलिटी रेट पढ़ना है, जनरल बर्थ रेट पढ़ना है, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट पढ़ना है, और हमने और भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट या टोटल बर्थ रेट वो भी पढ़ना है। वो हम आगे आराम से उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। इस पर आपने अगर कोई छोटा मोटा कन्फ्यूजन है वो हम आगे क्लियर करेंगे आपको, बस आपने अभी ये टर्म्स वगैरह याद रखने हैं। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि जो चाइल्ड बियरिंग एज है इंडिया में, कुछ कंट्रीज़ में इसमें थोड़ा सा तफावत आता है। ठीक है, किसी किसी कंट्री में जो है बच्चियां जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये एज रेशो जो है, ये एज गैप जो है, इसमें तफावत आ सकते हैं, फ़र्क आ सकता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं। लेकिन इंडिया की बात अगर करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49 एवरेज माना जाता है। ठीक है, क्योंकि 15 से जो पहले मेच्योर नहीं होता है, होती है वुमेन, और 49 के बाद जो है मेनोपॉज आ जाता है। इसके बाद बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास जो बर्थ रेट कैलकुलेट करने का जो हमारे पास तरीके हैं, किस किस तरीके से हम बर्थ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, या किस तरीके से हम फर्टिलिटी रेट या नेटिलिटी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके हमारे पास 4 तरीके हैं। एक होता है हमारे पास क्रूड बर्थ रेट, जिसको हम CBR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसको क्रूड फर्टिलिटी रेट भी कह सकते हैं, क्रूड नेटल रेट भी कह सकते हैं, जो आपका मन करे। नेक्स्ट रहता है हमारे पास जनरल फर्टिलिटी रेट या जनरल बर्थ रेट। तीसरा रहता है हमारे पास स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या स्पेसिफिक बर्थ रेट। इसी तरह हमारे पास आता है फोर्थ, वो है टोटल फर्टिलिटी रेट या टोटल बर्थ रेट। ठीक है, तो ये है हमारे पास 4 तरीके बर्थ रेट कैलकुलेट करने का। हम क्रूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम जनरल फर्टिलिटी रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम टोटल फर्टिलिटी रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने के क्या तरीके हैं वो हम कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ताकि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रख लीजिए, और डिप्रेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना है, बस मेहनत करनी है। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन आउट। ठीक है, अगर डिप्रेशन कोई सोल्यूशन होता है मैं आपको बोलता, यही से मैं आपको सजेस्ट करता कि आप और ज़्यादा डिप्रेशन लीजिए, लेकिन डिप्रेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन। योर हार्ड वर्क, ठीक है, अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना, अपने माइंड सेट को बिल्कुल स्मार्ट रखना है। ठीक है, कि ऐरे गहरे चीज़ों में नहीं आना है, बस दिस इज़ द सोल्यूशन। चलिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रख लीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिए। टेक केयर।